अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज पढ़ने जा रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस का टॉपिक इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम, जो कि मेन टाइटल हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम का बेसिक एक सब टॉपिक है। इन्वायरमेंट सिस्टम का इन्वायरमेंट, तो इसमें जो पैराग्राफ में बात लिखी है तो बुक ज़रूर सामने रखिएगा। बुक सामने रख के पढ़ना एक अच्छी आदत है, तो प्लीज़ उसको ना कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट वाले पैराग्राफ में जो मेन बात लिखी है वो कुछ यूँ है कि जब हम कोई भी सिस्टम क्रिएट करते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसका कुछ असरात उसके एनवायरनमेंट पे होते हैं। पर यहाँ पे जो बात मैंने लिखी है वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ में वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक्सटर्नली बैरूनी तौर पे, बाहर के तौर पे इंटरेक्ट करता है। किस चीज़ से? सोसाइटी से, हर चीज़ से। तो उसका जो इंटरेक्शन है एक्सटर्नली, बाहर इन्वायरमेंट के साथ, हमारे सिस्टम का एक्सटर्नली इन्वायरमेंट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है उससे क्या रिजल्ट निकलता है, मैं छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमारा कोई भी सिस्टम है तो उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट के क्या इफेक्ट्स आते हैं हमारे सिस्टम पे, वाइस वर्सा। दोनों को समझना जरूरी है, तो मैं एग्जाम्पल से ही समझाना चाहूँगा, इंशाल्लाह जल्दी समझ आएगी। जैसे एयर कंडीशनर आपने ऑन किया, अब पहले गर्मी थी अंदर, ठीक है, तो आपने एयर कंडीशनर ऑन किया, तो एयर कंडीशनर से अंदर तो कूलनेस चल गई, चिल्डनेस क्रिएट हो गई, अब माहौल अच्छा हो गया। लेकिन बाहर क्या हुआ कि जो हीट पहले से मौजूद थी उसमें आपने एडिशन कर दिया, यानी गर्मी पहले ही पड़ रही थी, पहले ही दर्जा हरारत सेंटीग्रेड काफ़ी ऊपर गया हुआ था। अब आप सबके एसी ऑन करने की वजह से वो और बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ कि आपके सिस्टम का इन्वायरमेंट पे एक असर हुआ। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। अब इसका ऑपोजिट लगा लेते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल एक दिन मौसम बहुत अच्छा था, ठंडक भी काफ़ी ज़्यादा थी बाहर माहौल के अंदर। आज जब आपने एसी ऑन किया तो एसी ने झटपट जल्दी से अंदर माहौल अच्छा कर दिया और आपको ज़्यादा देर एसी ऑन भी नहीं रखना पड़ा। तो आज इन्वायरमेंट ने आपके इस एसी वाले सिस्टम को फ़ायदा पहुंचा दिया। बात पकड़ में आ रही है कि क्या होगा कि कभी कभी इन्वायरमेंट हमारे सिस्टम को ख़राब करता है या फ़ायदा पहुंचाता है, और कभी कभी हमारा सिस्टम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है या फ़ायदा पहुंचाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। इसको एक छोटी सी और एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा और इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर कोई पर्सन किसी किसान से जाके पूछे या किसी नॉर्मल पर्सन से भी पूछे कि कल क्या वहाँ पर बारिश कम हो रही है आजकल, क्या करें, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि लोग कहेंगे कि वहाँ दरख्त ज़्यादा लगाए जाए, वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा की जाए। जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होती है वहाँ बारिश के होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। तो वो बिल्कुल सही सोल्यूशन है। अब इसका ऑपोजिट क्या है कि जहाँ दरख्त हैं, जंगल बना हुआ है, अब आपको हाईवे बनाना है वहाँ पे, तो जब आप वहाँ पे इतने ज़्यादा दरख्त की कटिंग करेंगे, इतने ट्रीज उड़ा देंगे, वहाँ से ग्रीनरी ख़त्म कर देंगे और वहाँ पर लुक बिछा देंगे, जैसे रोड बनता है जिससे वो बिछा देंगे, तो उससे कितनी हीट जनरेट होगी। अब दरख्तों ने जिस हीट को ख़त्म करना था वो भी ख़त्म हो गए, और उसकी जगह पर और हीट के लिए अलग से मटीरियल आ गया, डबल हो गया काम। तो बात समझ पा रहे हैं आप? तो उससे और हीट जनरेट होगी, जिससे हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, हमारा इवेपोरेट करना, वो सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है, ग्रीन वैली वगैरह टॉपिक जो चल रहे हैं आजकल, उनमें तो गड़बड़ आ जाएगी। और ज़मीन का जो टेम्परेचर है पहले ही दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, वो उसमें और एडिशन हो गया बढ़ने के लिए। तो अगर हमें उसे बैलेंस करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो सिस्टम्स लाने पड़ेंगे जिससे टेम्परेचर कम होता है, और उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना। अगर किसी के घर में छोटे मोटे गमले पड़े हैं तो वेल एंड गुड, ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलेगी आपको, जो नॉर्मल रूटीन में लोगों को नहीं मुयसर। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि सिस्टम के क्या असरात होते हैं मुआशरे पे, इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट के क्या असरात होते हैं हमारे सिस्टम पे। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ, बोर कर रहा हूँ सॉरी, लेकिन एग्जांपल देने से जल्दी समझ आएगी। आप फ्रिज एक सिस्टम है, ठीक है। अब फ्रिज को आपने पकड़ के वहां रख दिया जहां पे वो चूल्हे के बिल्कुल करीब है, जहां हंडिया बनती है, यहाँ पकाने का काम ज़्यादा किया जाता है, या फ्रिज को ऐसी जगह रख दिया जहां धूप पड़ती है। ये दोनों सिचुएशन पे जहां पे फ्रिज की बाउंड्रीज में हीट पहुंच रही है, तो फ्रिज को दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी अंदर का जो सामान है उसे ठंडा रखने के लिए। लेकिन अगर आपने रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पे, जैसे हमने रिसेंटली एक घर में कंस्ट्रक्शन की, तो हमने उसके लिए एक पूरा रैक बनवाया, सीमेंटेड पूरा पेंट किया, उसके लिए अलग से एक बॉक्स था, एरिया बनाया कि इसकी चारों दीवारी पे बिल्कुल एक इसको बाउंड्री मिल जाएगी, ठीक है। वहां रेफ्रिजरेटर लगा दिया और उस रेफ्रिजरेटर का तकरीबन 10 से 12 फीट का डिस्टेंस रख दिया चूल्हों से या किचन से। किचन के अंदर ही है लेकिन काफ़ी डिस्टेंस पे, किचन बड़ा था तो ये बेनिफिट मिल गया कि बिल्कुल उस कॉर्नर पे रेफ्रिजरेटर है और तकरीबन इस कॉर्नर पे चूल्हा चल रहा है। अब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आप समझ रहे होंगे बात को कि सिस्टम के जो असरात इन्वायरमेंट पे होते हैं और इन्वायरमेंट के असरात
सिस्टम पे होते हैं, ठीक है, ये वाइस वर्सा है। अब एक बात यहाँ पे बताई जा रही है, अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट। हम अंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं इस इन्वायरमेंट को? सिंपल सी बात है, अभी तो मैंने बताया, ताकि हमारा सिस्टम अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। अगर हम इन्वायरमेंट को समझ जाते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में हमारी जो मशीन है, हमारा जो सिस्टम है, वो बेस्ट परफॉर्म करेगा या अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकता है। यही बुक में भी लिखा है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट यू कैन इन्फ्लुएंस द सिस्टम्स परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बेहतर करना, सीखना, सिखाना और पहले से और बेहतर करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। हियर इट इज मीन्स, यहाँ पे ये मतलब बनता है इन्फ्लुएंस का। तो अब बात को समझ रहे हैं ना, फ्रिज वाली बात याद रखिएगा। क्या है कि हम ऐसी जगह पे उसे लगाने की, हमने यही सीखा ना कि अगर रेफ्रिजरेटर के करीब हीट ना आ रही हो तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, तो हमें समझ आ गया। ऐसे ही हमने बाकी सारे सिस्टम्स को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, एनवायरनमेंट से सीखते रहना है। अच्छा, एक पॉइंट और बड़ा मजे का लिखा है इस पैराग्राफ में, इंटेलिजेंट सिस्टम्स, बड़ी पॉइंट की बात थी, एडजस्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू कंटिन्यू फंक्शनैलिटी। What does that mean? जो इंटेलिजेंट सिस्टम होते हैं ना, वो फौरन चेंजेस अपनाना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी जो फंक्शनैलिटी है ना वो कंटिन्यू रहे, उसे खत्म ना कर दिया जाए। छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे जो फोन्स थे वो खत्म नहीं हुए, वो ग्रो करते जा रहे हैं दिन ब दिन, बेहतर से बेहतर होते, एडवांस होते चले जा रहे हैं, तो उनकी कंटिन्यूटी बढ़ती चली गई। लेकिन पेजर खत्म हो गया क्योंकि पेजर चेंज नहीं हुआ। पेजर का क्या चेंज करना था, एक मैसेज आया, पता चल गया जी फोन करें, तो वो डिवाइस खत्म हो गई, एब्सोल्यूट हो गई। आज शायद कई लोग जानते भी नहीं, कईयों को पता भी नहीं होगा पेजर क्या है। पर मैं एक और एग्जांपल आसान सी आपको दे देता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगी। जैसे पुराने दौर में 2 बैल होते थे और उसके साथ हल लगाकर एक किसान बेचारा सुबह सुबह हल चलाया करता था। अब उसने वक्त के साथ चेंज नहीं, ना उसकी स्पीड बढ़ी, उनकी कैसे बढ़ेगी, बैल की स्पीड तो सेम रहेगी। फिर उनको खाना खिलाना, उनका ख्याल रखना, बीमार हो सकते हैं वो, उन पे मौसम के असरात भी, हर चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसान के लिए। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर्स आए, एक टूल्स मिल गए जहाँ पे एक हल लगा हुआ है, ट्रैक्टर के साथ 5 या 4 हल लगे हुए हैं इकट्ठे। हल समझ रहे हैं ना, वो ऐसे एल शेप का ब्लेड सा बना होता है जो जमीन की छाती चीर कर उसमें बीज बोता है किसान और उससे खेती बाड़ी होती है। तो वो आप समझ गए होंगे। तो क्या हुआ कि ट्रैक्टर ने एक रिप्लेसमेंट कर दी पुराने सिस्टम की। लेकिन अगर हम कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसको वक्त के साथ साथ बेहतर करते चले जाते हैं तो वो अपनी फंक्शनैलिटी को कंटिन्यू रखता है। तो इसमें सबसे अच्छी एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी फील्ड्स में आ रहा है उसकी सबसे बड़ी गुणता क्या है, लोग इसको बात को समझ नहीं पाते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आसान लफ्जों में मतलब क्या। तो मैं आपको आसान लफ्जों में बताने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसी मशीन जो साथ साथ सीख रही है, साथ साथ इंप्रूव कर रही है और साथ साथ अपने ही फंक्शंस को बेहतर कर रही है। यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो सोच सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ये सबसे आसान वर्ड है। एक ऐसा कंप्यूटर या ऐसा सिस्टम जो सोच सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस तो आप समझते हैं, दिमाग को कहते हैं, समझदारी को कहते हैं। तो हाँ, अगर हमारे कंप्यूटर सोचना शुरू कर दें, अपने डिसीजन मेकिंग हमें बताया करें, तो उन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह देते हैं कि भाई बताओ कल मौसम क्या होगा। तो ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलिमेंट है कि उसको सेंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसको सैटेलाइट प्रोवाइड की गई है, उसको 100 ईयर्स का डाटा प्रोवाइड किया गया है, जिसके एनालिसिस के बाद वो रिपोर्ट देता है सिंपल सी कि मेरे ख्याल से कल ऐसा मौसम होगा, और 90% उसकी एक्यूरेसी काम करती है। तो इसका मतलब ये कि वो एक्यूरेट तो है। अच्छा, अब आते हैं इस बात पे कि इसकी कुछ टाइप्स बुक में बताई गई हैं कि आपके इन्वायरमेंट सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि स्टैटिक इन्वायरमेंट एंड डायनामिक इन्वायरमेंट। अच्छा, स्टैटिक इन्वायरमेंट के बारे में मैंने एक लाइन खुद से ही अपने से बनाकर लिख दी आपकी आसानी के लिए, याद वही करिएगा जो बुक में लिखा है, लेकिन समझने के लिए मैंने कुछ आसान से वर्डिंग का यूज किया। इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। एक ऐसा इन्वायरमेंट, स्टैटिक इन्वायरमेंट उसे कहते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आउटर इन्वायरमेंट को, यानी आपका कोई भी काम है उससे इन्वायरमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी तक, जब तक आप कोई आउटकम नहीं आ जाती। मिसाल के तौर पे आप एक गेम खेल रहे हैं चेस की, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है। अब अगर चेस की आप गेम खेल रहे हैं तो मैं तब तक चाल नहीं चल सकता जब तक अगला चाल नहीं चल लेता, और जब तक मैं चाल नहीं चलता तब तक वो चाल नहीं चल सकता, यानी वो वेट कर रहा है मेरे चाल चलने का। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा दूसरे पे, हम दोनों बैठे हैं तो मेरे, जब तक मैं डिसीजन मेकिंग नहीं करता तब तक वो फ्री बैठा है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा जब तक मैं कोई आउटकम नहीं प्रोवाइड करता। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि स्टैटिक इन्वायरमेंट का मतलब जिसकी रिजल्ट से इन्वायरमेंट को फर्क नहीं पड़ता, जिसके रिजल्ट से क्या इन्वायरमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, स्टैटिक इन्वायरमेंट। डायनामिक इन्वायरमेंट जो लगातार चेंज हो रहा है,
कैन चेंज इंडिपेंडेंटली, वो खुद भी चेंज हो सकता है और वो कंटिन्यूसली इन चेंज है, वो कभी भी चेंज हो ही जा रहा है रैंडमली। जैसे मैंने इधर एग्जांपल भी लिखी है, ड्राइविंग अ कार ऑन बिजी रोड। अब एक रोड पे जा रहे हैं और वहां बिजी रोड का मतलब क्या, रश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गाड़ियां आ जा रही हैं, तो वहां पर डायनामिक है कि डायनामिक एनवायरनमेंट मतलब चेंज आई जा रहा है। तो स्टैटिक एनवायरनमेंट वो जिसका एक्सटर्नल कुछ चेंज नहीं आ रहा, बस ये माइंड में रखिएगा, एक्सटर्नली कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। डायनामिक एनवायरनमेंट जो बार बार चेंज आ रहा है और कभी भी चेंज आ सकता है, उसे कहते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको अपने से आसान लफ्जों में बताने की थोड़ी कोशिश की है। स्टैटिक एनवायरनमेंट जिससे एनवायरनमेंट में कुछ चेंज नहीं आता, ठीक है, और डायनामिक एनवायरनमेंट जिससे बहुत ज्यादा आउटकम बहुत ज्यादा चेंज आता है एनवायरनमेंट के अंदर। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, 2 टाइप्स और बताई गई हैं और ये इंजीनियरिंग में, इसलिए मुझे इनका अंदाजा था कि इनको आपको किस तरीके से बताऊंगा तो समझ आ जाएगी, तो मैंने ये भी अपनी वर्डिंग में ही लिखी हैं। बुक की वर्डिंग को मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, समझाते हुए मैं ऐसा करता होता हूँ, इंजीनियरिंग के साथ अक्सर इंजीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो ऐसे करता हूँ कि वर्डिंग अपनी यूज़ कर लेता हूँ कि समझ आ जाए। याद आप बुक वाला कर लेंगे और खुद से भी आप लिख सकेंगे अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता तो। डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट्स, 2 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक कौन सा है? आउटपुट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द इनपुट। ये लाइन याद रखिएगा, आप जो इनपुट करेंगे ना उससे इंटायरली रिलेटेड आउटपुट आएगी। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा एडिंग 2 नंबर्स, अगर मैं किसी को कहूं, ये आसान सी बात है कि 4 + 5 करो तो आंसर क्या आएगा? 9 आप फौरन बता देंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनपुट पे ही डिपेंड करेगा ना आउटपुट, जो नंबर दूंगा उसी का आउटपुट आएगी। अगर मैं गन्ने का रस चाहता हूं तो इनपुट में गन्ना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर मैं गन्ने का जूस निकालने लगा हूं तो इनपुट में गन्ना दूंगा तो आउटपुट में गन्ने का जूस मिलेगा। अगर गाजर का जूस निकालना है तो मशीन वो वाली होनी चाहिए, जूसर होना चाहिए, तो गाजर इनपुट करूंगा तो आउटपुट में जूस गाजर का ही निकलेगा ना। तो इनपुट के मुताबिक आउटपुट निकले, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, आउटपुट डिपेंड करती है रैंडमनेस पे, कुछ भी आउटपुट आ सकती है, या प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी मतलब, इसकी सबसे आसान सी एग्जांपल एक पकड़ लेते हैं। लूडो तो खेलते हैं सभी, आई लव आल्सो लूडो। तो हम लूडो खेलते हुए क्या करते हैं कि जब डाइस को ऐसे हिला के ऐसे फेंकते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होती है। हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। अब ये 1/6 का क्या मतलब है कि टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 6 रिजल्ट आ सकते हैं, और उनमें से जो रिजल्ट मुझे चाहिए या जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा। तो 1 रिजल्ट आएगा 6 में से, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप एक ऐसी इनपुट कर रहे हैं जिससे आउटपुट की आप अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे ख्याल से 6 में से 1 चांस है कि 6 आएगा। हम अक्सर कहते हैं छिक्का आ जा 6 आएगा, तो हम एक्चुअली नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक वो इन्वायरमेंट जहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी, कॉइन, आपने एक सिक्का पकड़ा और उछाला, उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी? कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/2, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा। सिंपल सी लॉजिक है ना। लेकिन कंफर्म नहीं है कि हर हाल में हेड ही आएगा, हर हाल में टेल ही आएगा, ये आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट आएगी, उसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक। और एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हम इनपुट करेंगे लेकिन आउटपुट का कंफर्म कुछ नहीं है, कुछ भी रैंडमनेस वाली आउटपुट आ सकती है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही, आपकी बुक में ये लाइन वैसे लिखी भी हुई है कि ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हो सकता है ये आए और हो सकता है ना आए। तो ऐसी चीजों को कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक। और इसके लिए मैंने जो वर्ड लिखा है वो है प्रिडिक्टेबल और नॉन प्रिडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल मतलब मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि क्या होगा। अगर मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई नो दैट 27 आने वाला है, सो आई कैन बी एबल टू प्रेडिक्ट दैट। मेरी बात समझ रहे हैं? और नॉट प्रेडिक्टेबल मतलब मुझे पता ही नहीं, मैं यूजर से कह देता हूं 2 नंबर एंटर करो जिनको प्लस करके आंसर आ जाएगा। मैं यूजर से कहता हूं 1 नंबर इधर एंटर करो, 1 नंबर इधर एंटर करो, देखना एक आंसर है। तो मुझे जब पता ही नहीं वो नंबर इनपुट क्या करेगा, तो मैं आउटपुट का अंदाजा कैसे लगा सकता हूं? बात समझ रहे हैं ना? या इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं वो है क्रिकेट। या एक बॉलर बॉल करवाने लगा और आप बैठे हैं गैस करने के लिए, 6 लगेगा, नहीं 4 लगेगा, मुझे लगता है आउट हो जाएगा, सिंगल हो सकती है, नहीं मिस होगा। कितनी पॉसिबिलिटीज है? वाइट हो जाएगी, नहीं नो बॉल होगी। ये सारी क्या है? पॉसिबिलिटीज। तो ये कहलाएंगी नॉन डिटर्मिनिस्टिक। आई नो दैट लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, सॉरी फॉर बोरिंग यू, लेकिन आई थिंक कुछ ना कुछ आपको समझ जरूर आ गई होगी। आसान लफ्जों में इन्वायरमेंट का सिस्टम में
काम सिर्फ इतना है कि हम जो भी सिस्टम बना रहे हैं उसका इन्वायरमेंट पे क्या असर होगा और इन्वायरमेंट का हमारे सिस्टम पे क्या असर होता है। कुछ सिस्टम्स इन्वायरमेंट से साथ साथ सीखते रहते हैं और बेहतर होते रहते हैं, उन्हें हम इंटेलिजेंट सिस्टम्स कहते हैं। इसकी वैसे 2 टाइप्स बुक में लिखी हैं लेकिन एक्चुअली 4 ही हैं, ठीक है। उसने 2 कैटेगरीज में इसको कह दिया, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक का मतलब जिसका इन्वायरमेंट पे कोई असर नहीं होता, डायनामिक जिसका लगातार इन्वायरमेंट पे असर होता है, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक जिसमें आप गैस कर सकते हैं, आपको पता है कि ये रिजल्ट आएगा, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक जिसमें आप गैस नहीं कर सकते क्या रिजल्ट आएगा। तो आई थिंक मैंने एंड पे समरी जो बयान की है कुछ ना कुछ समझ जरूर आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।